यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर मैगजीन है PT3 सीट है आपकी, इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये साइंस टेक्नोलॉजी है, इन बुक आज कोशिश करेंगे इसको पूरी खत्म कर दें। ठीक है, तो यहाँ से टॉपिक नंबर स्टार्ट करते हैं। 6 तक हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, टॉपिक 6 तक यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे, रक्षा तक। हम लोग अगर टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये हो गया था 7वां टॉपिक है वैकल्पिक ऊर्जा। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट एनर्जी, और यहाँ से जो विविध है इसको भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं वैकल्पिक ऊर्जा से। यहाँ से वैकल्पिक ऊर्जा के अंदर टॉपिक है आपका परमाणु ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन इसमें आपका है। यहाँ पे देखो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे क्या होता है। चलो देखो यहाँ पे मापदंड पहले पता होना चाहिए, क्या मापदंड इनके, जैसे कि पूछेगा इनकी प्रक्रिया क्या होती है, इनके ईंधन क्या होते हैं, क्या क्या ईंधन उसमें यूज होते हैं। ठीक है, और ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है, ऊर्जा आवश्यकता की क्या इन पर ऊर्जा आवश्यकता पड़ेगी या क्यों पड़ेगी, विखंडन पे यहाँ पर बताएंगे और यहाँ पर संलयन पे बताएंगे। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, मैं आपको पहले कुछ पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन करीब। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे आप जैसे कि ऊर्जा उत्पादन है, इसमें प्रति किलोग्राम ईंधन से संलयन की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसमें, विखंडन में। ठीक है, आगे यहाँ पर अपशिष्ट है, इसे अपशिष्ट बोलेगा कि ये इसमें अस्थिर नाभिक वाला एक अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसमें कुछ लाखों वर्ष तक रेडियोधर्मी रहते हैं, जैसे यहाँ पर आयोडीन, सीजियम, स्ट्रेंशियम, जीनॉन। राइट, और यहाँ पर प्राकृतिक कुछ घटना होती है, जैसे प्राकृतिक घटना में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, इसके लिए रिएक्टर की आवश्यकता होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, इनको पहचानना है कि कौन यहाँ पर नाभिकीय संलयन है, कौन नाभिकीय विखंडन है। ऐसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन देगा, पहले से बनाते हैं। तो बोलेगा आपसे इसमें यहाँ पर दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट नहीं होते हैं और ये केवल हीलियम के न्यूट्रॉन से उत्पन्न होता है। पहली बात बोलेगा, इनमें से बताना है कौन सा नाभिकीय संलयन है, कौन सा नाभिकीय विखंडन है। तो पहली बात ये बता दी। ठीक है, दूसरी बात बताएगा यहाँ पर ये प्रति किलोग्राम ईंधन में विखंडन की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें से कौन सा नाभिकीय विखंडन है या नाभिकीय संलयन आपको बताना है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर दोनों नाभिकीय संलयन की बात कर रहे हैं। राइट, और ऐसे भी दे सकता है, आपसे बोलेगा जब 2 परमाणु आपस में टकराकर एक भारी परमाणु बनाते हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन परमाणु बनकर उसमें यहाँ पर हीलियम परमाणु बनता है, उसे यहाँ पर कहते हैं, दूसरा इसे क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर पहचानना रहेगा। दूसरी बात बोलेगा आपको कि यहाँ से ये क्या होगा, ये समानता हाइड्रोजन H के 2 समस्थानिक और ड्यूटेरियम के D और ट्रिटियम के होते हैं यहाँ पे इसमें। ठीक है, 2 पॉइंट ये देगा। तीसरा पॉइंट देगा यहाँ पर कि नाभिकीय विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन नहीं, आपको दे देगा प्रति किलोग्राम ईंधन पर विखंडन की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो तीनों जो बातें बोला है ये किसकी बातें हैं, नाभिकीय संलयन की बातें हैं। ऐसे करके क्वेश्चन घुमाएगा आपको। ठीक है, ये ऐसे बोल सकता है इनमें से कौन सी जो है जो प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में एकदम सही बता रहा है, अंतर का डिफरेंस करने दे देगा कि इनमें से कौन सी बातें सही, ऐसे करके, जैसे कि यहाँ पर नाभिकीय विखंडन हो गया, यहाँ पे नाभिकीय संलयन होगा, इनमें से कौन सी प्रक्रिया सही मैच कर रही है, ऐसे करके बताएगा। ऐसे 3 टाइप से क्वेश्चन घुमा सकता है आपको। तो आपको पता नहीं चाहिए नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा हुआ है, ये क्लास 12th है ना, 12th नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, हाँ 12th में या उससे पहले भी पढ़ा हुआ है, शायद 11th या 10th में भी पढ़ा हुआ था। आपने अगर साइंस से किया तो यहाँ पे पता होगा, नहीं किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगर पढ़ा है पहले तो आपको याद होगा ये चीज़, नहीं पढ़ा है तो आप ये पढ़ सकते हो। राइट, यहाँ पर प्रक्रिया से क्या होती है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, ईंधन क्या होता है इसमें, यूरेनियम प्लूटोनियम इसमें ईंधन यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि यहाँ पर नाभिकीय संलयन में जो ईंधन प्रयोग करते हैं उसमें यहाँ पर यूरेनियम और प्लूटोनियम को यूज करते हैं, प्लूटोनियम को, तो क्या गलत हो जाएगा, ये किस में करते हैं, नाभिकीय विखंडन में करते हैं। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन बना के 1-2 फ्रेम कर लोगे, अपने जहाँ नोट्स बना रहे हो या यहीं पर बना रहे हो तो यहीं पर इसको हाईलाइट कर लो और पॉइंट को इस टाइप से पढ़ो। ठीक है, आगे आते हैं। देखो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से कैसे फ्रेम कर सकता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी फ्रेम करके बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, यानी किसी पढ़ते चला जा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ मैं समझा भी रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है, कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं, है ना। आगे आते हैं, और यहाँ पे नोट दे रखा है नेट एनर्जी गेन, इसका क्या है, वाणिज्यिक संलयन ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि अपन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जितनी ऊर्जा उपभोग करेगी उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। टोकामक रिएक्टर, इसको देखते हैं। टोकामक रिएक्टर विश्व के सबसे बड़े नाभिकीय संलयन परियोजना ITER ने अपने केंद्रीय चुंबक प्रणाली को पूरा कर लिया है, जिसमें यहाँ पर भारत में कई यहाँ पर प्रमुख घटकों के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। आते हैं देखते हैं इसमें देखो क्या हमको पढ़ना है एग्जाम के लिए। पहला तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट ये, जैसे कि बोला भारत ने क्रायोजेट का निर्माण किया है
ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर के टोकामक रिएक्टर के कोर को ऊर्जा प्रदान करेगा, पहली बात। दूसरी बात है, भारत क्रायोलाइनों का निर्माण भी किया है, जो तरल हीलियम और चुंबकों को ठंडा करने के लिए करता है, ठीक है, ये ले आता है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यहाँ पर संलयन को प्रचुर और सुरक्षित कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत में इसकी व्यवहारता दिखाना चाहिए। इसकी अवस्थिति जो है वो फ्रांस में होगी। भारत की समस्या क्या है, सदस्यता क्या है? इसमें यहाँ पर जो सदस्यता है भारत की, अहमदाबाद में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च एंड परियोजना में इस भाग लेने को लेकर भारत अग्रणी संस्थान बताया जा रहा है, ठीक है। तो 3 पॉइंट यहाँ से ये भी आपको याद रखना है। इसके कुछ उद्देश्य हो सकते हैं टोकामक के, क्या उद्देश्य हो सकते हैं? देखिए पहले ही यहाँ पर दे रखा है, उद्देश्य में संलयन की ऊर्जा उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया। इसको किसका? आपसे बोलेगा इसको नाभिकीय विखंडन की उपयोग करने के लिए बनाया गया, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर संलयन की जो है ऊर्जा को उपयोग करने के लिए बनाया गया। और कार्य प्रणाली क्या होगी? इसमें संलयन प्लाज्मा बनाया जाता है और मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा इसे सीमित किया जाता है। प्लाज्मा ठोस, तरल और गैस की भांति पदार्थ का एक मूल अवस्था होती है, इंपॉर्टेंट बात है। अन्य जो प्रमुख यहाँ पर हैं, जैसे कि टोकामक रिएक्टर यूके में जॉइंट यूरोपियन टॉरस, चीन में एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग टोकामक, दक्षिण कोरिया में कोरिया सुपर कंप्यूटिंग टोकामक एडवांस्ड, तो ये सब यहाँ पर है, ठीक है। और जापान एवं यूरोप में जापान बनाया गया, संचालित किया गया ये जो JT60SA। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि यहाँ पर इनमें से कौन सा टोकामक रिएक्टर कहाँ पर है, कहाँ पर मौजूद है ना। ऐसे ये पॉइंट ऐसे देख सकता है कि यहाँ पर मान लो दे देगा आपको कि जापान में कौन सा है, ठीक है, कोरिया में कौन सा, यूरोप में कौन सा, ऐसे नाम दे देगा, कौन सा इसमें सही मैच कर रहा है, कौन सा नहीं मैच कर रहा है। आप कब आपको पता होगा? जब आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप एक बार आप इसके नोट्स यहाँ पे ऐसे लिखा, उनको नहीं समझ में आ रहा है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लिखेंगे, अपना जो खुद से नोट्स आप यहाँ पे बनाओगे साइड में, भले ही साइड में बना लो, ठीक है। अगर आप सेम बना रहे हो तो वैसे अलग से बनाओगे, चीज़ें कुछ अलग से लिखोगे तो अच्छे समझ आएंगे वो, है ना। आप टॉपिक लिख दो, जैसे 4.2 है या 7.1.2 है, तो ऐसे करके लिखो और साइड में ये बना दो। कुछ नहीं समझ जाएगा तो जाके आप 365 मैगजीन में देख सकते हो, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है कि टोकामक रिएक्टर, और यहाँ पर इसमें देश जैसे कि जॉइंट यूरोपियन टॉरस, ठीक है, यूके, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामक चीन, ऐसे करके आपको लिख देना, तो यहाँ पे अच्छे से याद करने का तरीका हो जाएगा। आगे आते हैं नाभिकीय संलयन और टोकामक अनुसंधान भारत की गतिविधियाँ। आदित्य अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च द्वारा पहले यहाँ पर स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया निर्मित टोकामक होगा, इंपॉर्टेंट बात है। पहले टोकामक यहाँ पर कहाँ पर है? ये आदित्य अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में पहला स्वदेशी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आदित्य यू टोकामक एक यहाँ पर क्या मध्य आकार का एक एयर टोकामक होगा। तीसरी बात यहाँ पर स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक 1 SST1, ये यहाँ पर मध्यम आकार वाला सुपर कंडक्टिंग टोकामक होगा। तो तीनों बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों बातें आपको की पॉइंट करके नोट कर देना है, राइट। आगे यहाँ पर इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये क्या होता है? देखो यहाँ पर भारत में यहाँ पर फास्ट ब्रीडर जो परमाणु रिएक्टर है, ये भी तक यहाँ पर चालू हो जाएगा 2026 में, ठीक है। अभी 26 स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर कुछ टाइम में आपको देखने को मिलेगा ये। तो यहाँ पर क्या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में, उत्पत्ति 2003 में सरकार ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो था इसका निर्माण और संचालन के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी की स्थापना की थी। फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर की कार्य प्रणाली जो है, इसमें यहाँ पर ईंधन के तौर पर देश में उत्पादित यूरेनियम, प्लूटोनियम, मिश्रित ऑक्साइड, एमओएक्स और यहाँ पर कूलेट जैसे यहाँ पर रूप में तरल तथा सोडियम का उपयोग किया जाता है। सेकेंड बात है यहाँ पर, इसमें ईंधन कोर के चारों ओर मौजूद यूरेनियम 238 का आवरण न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे यहाँ पर अधिक ईंधन का उत्पादन होगा, जिससे यहाँ पर ब्रीडर कहा जाता है। 2 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर की कार्य प्रणाली क्या होती है, एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, ठीक है। इसकी अवस्थिति की तरह तमिलनाडु कल्पाक्कम में, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसका क्या महत्व होता है? अगर मान लो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम लोग पढ़ा तो ये पता होना चाहिए क्या इसका महत्व है, ठीक है। इसका महत्व यहाँ पर तकनीकी को लेकर के तकनीकी उन्नति होगी, जिसमें यहाँ पर रूस के बाद भारत वाणिज्यिक तौर पर FBR का संचालन करने वाला दूसरा देश बन जाएगा, ठीक है। अभी बना नहीं है। थोरियम भंडार का उपयोग PFBR के संचालन भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत करेगा। रूपांतरण द्वारा थोरियम से विखंडनीय यूरेनियम 233 बनेगा, जिसका यहाँ पर उपयोग तीसरे चरण के ईंधन के रूप में
प्रयोग करेंगे। सुरक्षा, इसमें पैसिव सुरक्षा विशेषताएं शामिल होंगी, जो आयात स्थिति और यहाँ पर संयंत्र के तत्काल सुरक्षित रूप से बंद करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो देखो आपको क्या पढ़ना है, पूरे मैथ तो नहीं पढ़ने, जैसे कि यहाँ पर सुरक्षा के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है, रूपांतरण कैसे होगा, रूपांतरण बारे कर सकते हो, और यहाँ पर इसका उपयोग कैसे हो सकता है थोरियम भंडार का उपयोग में, और तकनीकी उत्पन्न में कैसे। तो जो हेडिंग लिखी बार, हेडिंग आपको जरूर लिखना है, क्योंकि हेडिंग के थ्रू आपको बता रहा है कि यहाँ पर तकनीकी उन्नति में क्या हो सकता है आगे, ठीक है, और थोरियम के भंडार का उपयोग करें हम क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कैसे करेंगे इसका, ठीक है, और इसमें सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे करके पॉइंट आप लिख सकते हो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के महत्व को, शॉर्ट फॉर्म में FBR का महत्व। भारत का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम इसमें देख सकते हो, कौन सा यहाँ पर 3 चरणों वाला यहाँ पर कार्यक्रम है। तो आगे आते हैं, ये क्या है, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु परियोजना। ये परियोजना भारत की फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है। इनमें से कौन सी परियोजना भारत की फ्लीट मोड पहल का हिस्सा होगी। तो एक कौन सी, एक यहाँ से माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, याद रखना है आपको, ठीक है। प्रधानमंत्री ने माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके बारे में कुछ 1-2 पॉइंट देख सकते हो, ये हेडिंग डालोगे और 3 से 4 पॉइंट आप इसके बारे में पूरा खत्म करोगे लिख के। जैसे कि इसमें यहाँ पर 4x700 मेगावाट की भारी तापित जल रिएक्टर है, ठीक है। इसका विकास अणुशक्ति विद्युत निगम द्वारा किया जाता है। अश्विनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त यहाँ पर एक उपक्रम होगा, ठीक है। यह परियोजना भारत के फ्लीट मोड का पहल का हिस्सा है। इस पहल के तहत पूरे देश में एक समान डिजाइन और खरीद योजना के तहत 700 मेगावाट तक क्षमता वाले 10 रिएक्टर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जो बनने जा रहे हैं। वैसे इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी जी ने इसका अनावरण किया, तो हो सकता है क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, है ना। कुछ मुझे खास तो नहीं लगा, लेकिन एक बार आप क्यों ही छोड़ोगे, इस टॉपिक को भी कर लोगे। वैसे मैं अगर देखो पढ़ना है आप तो पढ़ सकते हो, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। एक बार नोट नहीं बनाने इसके, एक बार अगर चाहो तो लिख सकते हो, पॉइंट बना सकते हो, है ना। मैं भी बीच में उसको बता नहीं सकता कि क्वेश्चन आएगा या नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे यहाँ पर अभी इसका उद्घाटन किया गया, तो शायद हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, दोनों चांस है। तो इस वजह से डाउट ना रहते हुए 3 से 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, इतनी चीज़ लिख रहे हो तो, और इसको अच्छे से पढ़ लो कि क्या बात कहाँ पर थी। क्वेश्चन घुमाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये परियोजना भारत की फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है, ठीक है। तो फ्लीट मोड पहल भी आपको पता होना चाहिए, फ्लीट मोड पहल क्या होता है, राइट। तो यहाँ से इसके बारे में पूरा 2, 3, 4 पॉइंट आप लिखोगे और आगे आते हैं। यूरेनियम संवर्धन, इसमें क्या है, यूरेनियम संवर्धन, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हाल ही में ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करने की चिंताएं जताई गई हैं। यूरेनियम संवर्धन के बारे में, यूरेनियम संवर्धन को अर्थ होता है कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम में U-238 की मात्रा को कम करते हुए U-235 के अनुपात को बढ़ाना, ठीक है। सॉरी, U-238 की मात्रा को कम करते हुए 235 की मात्रा को बढ़ाना, यूरेनियम 238 को कम करते हुए 235 को बढ़ाना, राइट। तो यहाँ से ये बात इस वजह से क्या यहाँ पर न्यूज़ में था ये। तो इसकी विधि क्या है, इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करके यहाँ पर कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो नहीं पूछेगा, हटाओ। इसका समर्थन का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, 3 से 5% तक यूरेनियम 235 नागरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में, ठीक है। और यूरेनियम 235 जो है ये 20 के मतलब अप टू 20 तक, ठीक है। तो अत्यधिक समर्थित यूरेनियम हथियार को लेकर के, और लगभग 90% तक यहाँ पर 235 हथियार ग्रेड परमाणु हथियार के विपरीत जो सीमित करने के योग तक कुशल करना। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ पर इसके संवर्धन स्तर के उपयोग को देख सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, थोरियम मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर, ये क्या है। देखो थोरियम मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर के बारे में, ये चौथी पीढ़ी उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली में, जिसमें यहाँ पर उच्च तापमान वाले मॉल्टन सॉल्ट यानी पिघले हुए नमक को यहाँ पर शीतलन या शीतलक कूलेट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चीन TMSR वर्तमान में दुनिया का एकमात्र परिचालन मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर होगा। मुख्य विशेषता क्या होगी इसकी, इसे जल के बिना भी ठंडा किया जा सकता है और ये वायुमंडलीय दाब पर संचालित होता है तथा उच्च तापमान पर ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट है इसके। लाभ क्या हो सकते हैं, लाभ इसमें हो सकता है पैसिव सुरक्षा प्रणाली, उच्च रेडियोएक्टिव वाले पदार्थ होते जो उसमें कम उत्सर्जन करेगा, और यहाँ पर अन्य लाभ जैसे कि ईंधन, अधिक ऊर्जा उत्पादन की क्षमता काफ़ी होगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप मुख्य लाभ हेडिंग डाल के पॉइंट लिखोगे, किसके लाभ है, थोरियम मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर के। ऊपर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। साइड में लिख लो, या फिर लिखा है आपका, अगर यहाँ पर मैगजीन से ही पढ़ रहा हो तो पूरे तीनों पॉइंट हाईलाइट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चौथी पीढ़ी से उन्नत जो है प्रणाली कूलेट रूप में उपयोग किया जाएगी, आपको पॉइंट लिखना है और एक ये बात याद करनी है,
ठीक है। मुख्य विशेषता भी पढ़नी है इसकी, पूरा मतलब टॉपिक देखना है आपको, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, ठीक है। इसका थ्योरम को लेकर के यहाँ पर इसकी कहाँ पर दुनिया का पहला एकमात्र सॉल्टन रिएक्टर है, ये भी देखना है ना। क्या इसके लाभ हो सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो, क्योंकि थ्योरम को लेकर क्वेश्चन बना सकता है। और जाके थोड़ा डीप में जाएगा तो थ्योरम के बारे में आपको जो आपका केमिकल है थ्योरम, जो आपका रसायन विज्ञान से रिलेटेड है, उसके बारे में जाके पूछेगा। वैसे यहाँ से देख लेते हैं और क्या नीचे इसमें जो कुछ पूछेगा यही पूछेगा, क्योंकि सब कुछ यहीं पर निकाल दिया है, इसमें लिख दिया है ना। यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 थ्योरम को परमाणु रिएक्टर में उपयोग करने से पहले यूरेनियम 233 का प्रयोग परिवर्तित करना पड़ता है। इसमें थ्योरम अगर ईंधन है, इसमें हम लोग रिएक्टर का उपयोग करेंगे तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, 233 को परिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है। ये थ्योरम ईंधन की बात कर रहे हैं। थ्योरम 232 थ्योरम का एकमात्र प्राकृतिक समस्थानिक है, ठीक है। आगे आते हैं, थ्योरम यूरेनियम की तुलना में प्रकृति में लगभग 3 गुना अधिक पाया जाता है, राइट। ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लो। थ्योरम बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर इसे प्राप्त करने की लागत अधिक है और होने के कारण इसका उपयोग सीमित देखा गया है। एडवांस्ड हैवी रिएक्टर, ये क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस रिएक्टर में थोरियम ईंधन चक्र की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत इंडियन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर का भी विकास कर रहा है। तो इतने पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक बार देखो, कुछ पॉइंट आपको नोट करना है, कुछ पॉइंट आप अगर पढ़ोगे ना तो कुछ पॉइंट आपको पढ़ के याद हो जाएंगे। जो आपको पढ़ के याद हो गए वो पॉइंट आप मत लिखना। जैसे कि एक बार आप इसको देखो, उसके बाद अपना मन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसको हाथ रखे इसके ऊपर, यहाँ इसमें से ऐसा इसमें से, अगर याद हो जाता है तो पॉइंट आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। और लेकिन हाँ सेट रखना है कि हमको यूपीएससी टाइम पे एक बार इसको देख लेना है, या ये टॉपिक को कुछ टॉपिक ऐसे कर लो कि हमको कुछ टॉपिक को देखना है और उस टाइम पे याद करना है ना। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी जो जैसे माइंड की कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मेरा होता तो मैं क्या करता, मैं तो यहाँ पर शॉर्ट नोट बना के एक एक की पॉइंट करके रख देता, है ना। क्योंकि यहाँ पर बस मेरे को लास्ट टाइम पे सब देखना रहता है, ये क्या होता है, इसका क्या, इसको क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो सब चीज़ें रिवीजन आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। मैंने दिखाएंगे कि जो भी प्रीलिम्स दिया हुआ था कैसे नोट्स बनाए थे उसमें, शायद अभी मैंने कल ही परसों डाउनलोड किए हैं, तो दिखाएंगे आपको, देखते हैं। आगे आते हैं, लिथियम आयन कैसे होगा। इसमें देखो लिथियम आयन के बारे में, बैटरी के बारे में कैसे उपयोग करते हैं इसको, ठीक है। एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसमें लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट की धनात्मक इलेक्ट्रोड, लिथियम ट्रायंगल ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के बीच यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दौरान गमन करती हैं। लिथियम आयन बैटरी के लाभ, कुछ क्या लाभ होते हैं, उच्च घनत्व ऊर्जा होता है इनका, ठीक है। ये बैटरियाँ बहुत ही कम जगह ज़्यादा ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें बार बार चार्ज करने की जरूरत कम पड़ती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या आपको और पढ़ना है जो पेपर में पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा। वहाँ से ऊपर तो क्वेश्चन नहीं बनना है कोई ऐसा, वैसे मैं टॉपिक एमसीक्यूज बनाऊंगा तो वहाँ से क्वेश्चन सेट कर दूंगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ब्लैक मॉस रिकवरी टेक्नोलॉजी, विज्ञान जो प्रौद्योगिकी विकास जो है बोर्ड टीबीटी, एक स्वदेशी बैटरी रिसाइकलिंग तकनीकी व्यवसायीकरण है। इसके लिए यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और ये बैटरी तकनीकी जो डुअल मोड है उसको लेकर के ब्लैक मॉस रिकवरी का उपयोग करेगी। ब्लैक मॉस होता क्या है, ब्लैक मॉस यहाँ पर जब एक यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी अपने उपयोग की समाप्ति के चरण में पहुंचती है तो उसका मूल्य खत्म नहीं होता है। उस इस्तेमाल की गई यहाँ पर बैटरी के भीतर एक गहरी रंग पाउडर जैसा एक पदार्थ होता है जो यहाँ पर ब्लैक मॉस जिसे कहा जाता है। वास्तव में क्रिटिकल मिनरल्स का मिश्रण होता है ये, ठीक है। इसे रिकवर और रिफाइन करके नेक्स्ट जनरेशन ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों का विद्युत जो प्रदान करने के लेकर फिर से उपयोग कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगला ब्लैक मॉस रिकवरी तकनीकी होती है। ये प्रक्रिया जो इस्तेमाल की गई लिथियम आयन बैटरी है उससे लिथियम कोबाल्ट निकल और जैसे बहुमूल्य पदार्थों को निकालती है। बस एक बार पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाना इसका, ठीक है। एक बार रीड कर देना क्या होता है ये, नोट्स नहीं बनाना इसके मैं आपको एमसीक्यूज कम से कम 3 से 4 एमसीक्यूज करा दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं, सोडियम आयन बैटरी विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने के तहत काम कर रही है। यहाँ पर एक शोध में तो नहीं हो सकता है, आगे ये देख सकते हैं, सोडियम आयन बैटरी एसआईबी के बारे में। ये एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है जो लिथियम बैटरी की तरह काम करती है, हालांकि यहाँ पर इसमें लिथियम आयन L+ की बजाय सोडियम आयन N+ का उपयोग किया जाता है, Na+ का। लिथियम आयन बैटरी LiBs की तुलना में सोडियम आयन बैटरी के लाभ, कुछ लाभ हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। इसमें क्या पूछेगा,
इसके लाभ क्या हो सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा घनत्व इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा घनत्व आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होता है इसमें, ठीक है। और सुरक्षा, ये परिवहन शून्य वोल्टेज पूरी तरह से डिस्चार्ज पर भी किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर ये शून्य परिवहन, इसका मतलब जो परिवहन होता है शून्य वोल्टेज, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए तो भी यहाँ पर क्या करेगी, इस पर भी काम कर सकेंगे, परिवहन कर सकेंगे। आग लगने पर जोखिम इसका बहुत कम होता है। अभी क्या है, हम लोग के जो फ़ोन बैटरी है उसमें आग लगने का जोखिम ज़्यादा रहता है ना। तो यहाँ पर Na+ बैटरी और यहाँ पर जो Li लिथियम बैटरी उसको लेकर के कुछ कंपेयर बता रहा है कि यहाँ पर इसमें आग लगने का जोखिम कम होता है। 2 पॉइंट ये और 1 पॉइंट आपका, बस 2 ही पॉइंट है इसके, तो आप यहाँ से 2 पॉइंट पढ़ लोगे। और इसके बारे में कोशिश करो कि यहाँ पर सोडियम आयन बैटरी के बारे में आपको जाकर डीप में थोड़ा सा गूगल करके टॉपिक पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, कुछ इतने खास नहीं है। 2 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है लेकिन और कुछ इतना नहीं दे रखा है। आपको क्या करना है, आप मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, सोडियम आयन जो बैटरी है, ठीक है, ये मैं दिखा दूंगा। चलो मैं दिखा देता हूँ, लाइन पे रहो, मैं दिखा देता हूँ इसी में, मतलब यहीं पे रहो, मैं गूगल ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ क्या देखना है मुझे। सोडियम कहाँ है, सोडियम आयन बैटरी ना, दिखाते हैं इसको। यहाँ पर देखो सोडियम आयन के बारे में यहाँ पर दे रखा है, क्या क्या यहाँ पर सोडियम आयन है, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा कट हो रहा होगा क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो। ये गूगल करोगे आपको आसानी से दिखेगा क्या क्या प्रणाली इसमें होती है ना, क्या चार्जिंग सिस्टम होता है, सोडियम आयन बैटरी के कुछ फायदे हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, है ना, और कुछ सीमित ऊर्जा घनत्व इसमें होता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ आप इसमें देख सकते हो, राइट। आगे आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो यहाँ से आपको सोडियम आयन बैटरी मैंने आपको दिखाया, इतने टॉपिक आप मतलब उतना चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है, कितनी सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे 2 बातें दी हैं, तो जाके उसको भी आपको पूरा पढ़ोगे, राइट। तो जो चीज़ों को गूगल में कट हो रहा था उसको आपको थोड़ा सा जाके सर्च करना है, आप देख जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट दिखा रहा था, कितने पॉइंट वहाँ पर हैं, काफ़ी ज़्यादा थे, इसमें 2 पॉइंट ही दे रहा है, राइट। तो आप यहाँ जाके कवर करो उसको। आगे टॉपिक है वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर जो इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा इसमें, फ्लो बैटरियाँ, ये क्या है, ये तो नहीं होगा, ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा, हटाते हैं टॉपिक को, आगे आते हैं। टॉपिक अगला स्टार्ट करते हैं, टॉपिक नंबर 8 विविध, है ना। विविध में मतलब यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो छोटी होंगी, जो भी और भी हर चीज़ को मिला करके वहाँ पर विविध या मिसलेनियस दे रखा है। भूस्थैतिक तकनीकी, है ना, भूस्थैतिक तकनीकी देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये भूस्थैतिक यहाँ पर प्रौद्योगिकी जो होता है उसमें स्थापित तकनीकी होगी। इसमें यहाँ पर भूस्थानिक प्रौद्योगिकी कुछ घटक दे रखे हैं, क्या कैसे कंपोनेंट्स हैं, तो देख सकते हो, जैसे कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, सुदूर संवेदन जो सेंसिंग होती है RS, और यहाँ पर मानचित्र कला को लेकर के विश्लेषण के, तो कुछ यहाँ पे इसके घटक हैं। एक बार पढ़ना है, नोट्स आपको नहीं बनाने इसके, ठीक है। एक बार आप रीड करोगे कि जो हमारी भौगोलिक सूचना होती है क्या होती है, ऐसे करके, तो इसको नोट्स नहीं बनाने, इसको आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। आगे आते हैं ऑपरेशन द्रोणागिरी। ठीक है, हरियाणा ने ऑपरेशन द्रोणागिरी के कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर राज्य और जिला स्तर समिति का गठन किया है। ऑपरेशन द्रोणागिरी के बारे में, ये राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत पायलट परियोजना है। इससे यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के भू स्थापित स्थानिक कक्षा जो उसमें अपन नवाचार कोर्स द्वारा कार्यान्वित किए गए। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य इसमें कि जो नागरिक हैं इनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और व्यवसाय करने में सुगमता के लिए उन्हें भू स्थानिक प्रौद्योगिकी को नवाचार के लिए संभावित प्रयोग को प्रदर्शित करना। ठीक है, ये इनका उद्देश्य होगा। प्रथम चरण कार्यान्वयन क्या होगा, और एकीकृत भू स्थानिक डेटा साझाकरण इंटरफेस का विकास कैसे होगा। तो देखो यहाँ से क्या पूछ सकता है आपसे ऑपरेशन द्रोणागिरी पर में कि जो ऑपरेशन द्रोणागिरी है ये किस जो भू राष्ट्रीय स्थानिक नीति उससे संबंधित है। ठीक है, एक तो पायलट परियोजना है। पहली बात, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, सिर्फ 2 पॉइंट इसके याद रखने हैं, है ना। प्रथम चरण में कौन कौन होगा ये तो नहीं पूछेगा वैसे, इसको हटा दो, प्रथम चरण का लेगो 2 पॉइंट ऊपर। और इसके बाद ये इसके तहत यहाँ पर मुख्य रूप से आजीविका, लॉजिस्टिक, परिवहन, शहरी नियोजन और ये सब ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, बस 3 बातें आप इसकी ऑपरेशन द्रोणागिरी के बारे में लिखोगे। चौथी बात है राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति। और देखो अगर ये आप यूपी पीसीएस भी कर दोगे ना, यूपी पीसीएस या हरियाणा पीसीएस दोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है वाला कि ऑपरेशन द्रोणागिरी क्या है। ऑपरेशन द्रोणागिरी इसमें बोलेगा प्रथम चरण के तहत यहाँ पर उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर यूपी शामिल है क्योंकि यूपी का पेपर होगा। हरियाणा का पेपर होगा तो हरियाणा बोलेगा कि यहाँ पर इसमें प्रथम चरण में हरियाणा को शामिल किया गया, जबकि यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और बस 2 यहाँ पर पेपर भी हाल ही में होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, दोनों की वैकेंसी भी जारी की जाने वाली है, तो यहाँ से क्वेश्चन इसका बन सकता है। आप साइड में कहीं जाकर लिख सकते हो, यूपी पीसीएस में या फिर हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर इसमें संस्था का ढांचा क्या होगा, इसका समर्थन और नोडल, ये दोनों हटा दो। आपसे नोडल एजेंसी जरूर पूछ सकते हैं कि नोडल एजेंसी से क्या होगी। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। ठीक है, आगे
कुछ इसकी पहल है भूस्थानिक यहाँ पर क्षेत्र के बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल स्टार्ट की गई थी, जैसे राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन चलाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय भूस्थानिक डेटा रिपोजिटरी चलाया गया था, निरंतर जो संचालित संदर्भ है इसमें कुछ ये रटा दो, 2 पॉइंट आप यहाँ से पढ़ोगे इसके, ठीक है। देखो अभी नोट्स आप की बनाते चलो, आपको बहुत हेल्प करेंगे कहाँ पर, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको यहाँ पर यूपी पीसीएस में काफ़ी हेल्प करेंगे, अगर यूपी पीसीएस आप दोगे तो, क्योंकि वहाँ से भी अप्रैल से करंट अफेयर्स आएगा, अप्रैल 2025 से, और करीब जून जुलाई में एग्जाम होगा, जब भी होगा वो करीब 12-13 महीने का करंट देखा जाएगा। तो यहाँ से आप एकदम एक्यूरेट करंट कर रहे हो, एकदम सही करंट हम लोग कर रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको 2-3 एग्जाम में काम देगा ये, ठीक है, यूपी स्टेट पीसीएस के लिए, जैसे हरियाणा पीसीएस में चल जाएगा, यूपी पीसीएस में चल जाएगा। अगर बीपीएससी होने वाला है तो बीपीएससी तो इतना हार्ड नहीं पूछता है क्वेश्चन, तो फिर भी यहाँ पर कुछ आप थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ऐसे साइंस टेक्नोलॉजी का एक अच्छा सा करंट का नोट्स तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो या फिर इसमें करना चाहते हो तो इसमें भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझने के ऊपर है, जिसमें आप समझ सकते हो, ठीक है, अपना माइंड को जिसमें कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ इसमें पढ़ के हम कर सकते हैं या फिर हमको नोट्स बनाना है ना। आगे आते हैं, कुछ यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स? देखो यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण एक खनिज, ये क्या होते हैं? ये क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की शुरुआत क्वाड समूह, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी, ठीक है। बढ़िया, जो क्रिटिकल मिनरल्स है इसकी शुरुआत ब्रिक्स देशों के साथ यहाँ पर की गई थी, तो गलत हो जाएगा, क्वाड देश है, ठीक है। इसके क्या होते हैं खनिज? यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व, यौगिक होते हैं, ठीक है। इन्हें उच्च मांग, विविध उपयोग, अधिक जोखिम, अधिक करने पर महत्वपूर्ण बनाता है। ये दोनों पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है इसके, और एक पॉइंट ये, खान मंत्रालय ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की यहाँ पर लिस्ट जारी की है अभी, है ना। ये बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इसने यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है। तो अब सो डाउट में आ जाओगे कि हमने पढ़ा किसमें पढ़ा था, साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है। तो हो सकता है साइंस टेक्नोलॉजी में भी शायद यहाँ से इसकी मिनिस्ट्री होगी, जबकि गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस में टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हो, अगर मिनिस्ट्री यहाँ पर कोई दूसरी आती है तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वो साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सोचना है आपको थोड़ा सा, तो ये बातें याद रखनी है। कितने 30 हैं, ये 30 लिखना नहीं है, एक बार आप अपने माइंड में सेट कर लो कि कौन कौन से 30 यहाँ पर हैं, है ना। क्वेश्चन स्टेट पिक्चर्स में भी पूछ सकता है इसको। आगे क्रिटिकल मिनरल्स की यहाँ पर आपूर्ति सुरक्षा के लिए कुछ पहल की गई थी। क्या क्या पहल की गई थी? पहले इसमें भारत द्वारा शुरू की गई कुछ पहल, जैसे खान और खनिज को लेकर के विनियमन संशोधन 2023 यहाँ पर किया गया था। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 किए गए थे। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से क्या किए गए थे? वो तो भारत के तौर पर थे, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यहाँ पर खनिज सुरक्षा साझेदारी थी। ये भारत 2023 में इस अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल में शामिल हुआ था। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसमें यहाँ पर खान मंत्रालय की तरह यहाँ पर तहत यहाँ पर संयुक्त उद्यम की कंपनी होगी, जिसमें यहाँ पर इसका दोष होगा कि विश्व स्तर पर क्रिटिकल मिनरल्स को अधिग्रहण करना। दोनों बात ये संबंधित सुर्खियाँ, निकल, तांबा, प्लेटिनम जो समूह तत्व हैं, इसमें सल्फाइड छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भोलूकोना जमनीडीह ब्लॉक में भारत में पहली बार निकल, तांबा, प्लेटिनम समूह जो है उसका सल्फाइड की खोज की गई है। तो ये पॉइंट पढ़ सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है। छत्तीसगढ़ पीसी से भी होने वाला एग्जाम फॉर्म अभी सब स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन पूछेगा। वैसे आप यूपीएससी नहीं पूछेगा, इस पर आते हैं। NICU PGE के उपयोग को लेकर के, निकल यहाँ पर किस में यूज करेंगे हम लोग, तांबा का यूज किस में कर सकते हैं, और PGE मतलब यहाँ पर जो प्लेटिनम जो समूह है, तांबा प्लेटिनम जो समूह होता है उसको बोलते हैं, है ना, PGE। तो PGE मतलब उत्प्रेरक, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइड्रोजन। मतलब बोलेगा आपको जो PGE है, इसका उपयोग हम लोग आभूषण के रूप में नहीं कर सकते हैं, ये इनका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके बोलेगा। तो तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। ये दुर्लभ भूतत्व है। दुर्लभ भूतत्व क्या होंगे? यहाँ पर देखो दुर्लभ भूतत्व यहाँ पर क्या है? REE चमकदार व चांदी जैसे सफ़ेद रंग, मुलायम एवं भारी 70 धात्विक तत्वों से एक समूह है। उदाहरण के लिए सीरियम, यूट्रियम और यूरोपियम, ठीक है। ये पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन इन्हें निकालना कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये संकेंद्रित समूह में नहीं पाए जाते हैं। इनके संभावित उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से उसमें उपयोग कर सकते हैं। टीवी की स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इसको उपयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। रेयर अर्थ जो मैग्नेट्स होते हैं उसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और अनुप्रयोग जैसे कि यहाँ पर रक्षा भंडार और यहाँ पर रडार, औद्योगिक प्रेरक में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ संभावित इनके उपयोग हो सकते हैं, है ना। उपयोग लिख लो, और यहाँ पर दुर्लभ भूतत्व तो क्या होते हैं उसके बारे में नोट कर लो, ठीक है। जो दुर्लभ भूतत्व है, इसमें वैश्विक भंडार 2024 की दृष्टि से यहाँ पर देखे गए थे, ठीक है। 24 की रिपोर्ट से उसके अनुसार यहाँ पर देखे गए थे। तो इसमें अन्य यहाँ पर इसने रूस का, ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राज़ील, चीन। भारत का यहाँ पर जो है 8% है,
ठीक है। आपसे बोलेगा कि जो दुर्लभ भूमृदा तत्व है वैश्विक भंडार में, जो भारत का यहाँ पर स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया का 6 यहाँ पर भारत का 8 होगा, जबकि यहाँ पर अन्य का 10 है। मतलब बोलेगा भारत का जो स्थान है वो अन्य से कम है। तो अन्य से कम है सही, क्योंकि अन्य का 10 है, भारत का 8 है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा किसका ज़्यादा है वो देखना है। चीन का सबसे ज़्यादा है ना, 49%। चीन के बाद आपका ब्राज़ील, आपको सीरियल लगाने भी दे सकता है, चीन का ब्राज़ील का है ना। चीन का 49, ब्राज़ील का 23। उसके बाद भारत का स्थान आता है। अन्य का मतलब यहाँ पर जो अन्य देश है वो। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर हाँ ये इसमें देखते हैं, एक पॉइंट दे रखा है, भारत में आरईडी प्राप्ति क्षेत्र। भारत में आरईडी भंडार मुख्य रूप से मोनाजाइट रेत में पाए जाते हैं, जिसमें पर थोरियम भी मौजूद होता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में तटीय जैसे राज्य आरईडी सबसे अधिक भंडार मौजूद हैं। तो ये बात दोनों याद रखना है। आगे आते हैं, नैनो प्रौद्योगिकी, इसमें देखते हैं क्या है। नैनो प्रौद्योगिकी में इसमें क्या है, इसमें नैनो स्केल पदार्थों उपकरणों के साथ यहाँ पर कार्य किया जाता है। इनका आकार समान रूप से 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। नैनोमीटर पैमाना जो होता है, इस पर यहाँ पर पदार्थ असामान्य गुण प्रदर्शित करते हैं और इनके गुण आकार, प्रकृति, सतह विशेषताओं पर, आंतरिक संरचना पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं ये, राइट। आगे आते हैं, वैसे कुछ खास नहीं पूछेगा यहाँ से, ये पूछ सकता है नैनो प्रौद्योगिकी के उपकरण या प्रमुख उपयोग। जो नैनो प्रौद्योगिकी के क्या हमारे पर प्रमुख अनुप्रयोग हो सकते हैं। एक तो कृषि, नैनो कृषि नैनो उर्वरक के रूप में, ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर नैनो जो संरक्षित सेल्स हैं उसमें सस्ता निर्माण आसानी से प्राप्त हो जाना, उसको लेकर के, पर्यावरण को लेकर के कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक और IT को लेकर के कैसे, ठीक है, और आने को लेकर के। तो आप नोट करोगे कि यहाँ पर नैनो प्रौद्योगिकी के प्रमुख यहाँ पर लक्षण क्या हो सकते हैं या प्रमुख यहाँ पर अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट करीब है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट आपको यहाँ से नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर आप एक जो बात मैंने बताई सिर्फ उतना ही देखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। नैनोजाइम क्या हो गया, नैनोजाइम यहाँ पर भारतीय विज्ञान संस्थान शोधकर्ताओं ने यहाँ पर कृत्रिम धातु आधारित यहाँ पर नैनोजाइम वैनेडियम पेंटाक्साइड को विकसित किया है। ये नैनोजाइम फुफ्फुसी थ्रोम्बोबोलिज्म जैसी स्थिति इसको बनने वाले रक्तक को रोक सकता है। हाँ ये पॉइंट पूछ सकता है आपसे कि रक्तक को रोकने में सहायक करता है ना। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखोगे। सिर्फ इतना लिखोगे कि यहाँ पर जो फुफ्फुसी थ्रोम्बोजिन है इसकी जैसी स्थिति के कारण वहाँ पर ये रक्त के थक्के को रोकने में साबित हो सकता है, ठीक है। ये नैनो जाइम्स, इतना यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। आगे आप लिखा है, सामान्य स्थिति में जब कोई रक्त वाहिका या रक्त वाहिका इसमें क्षतिग्रस्त होती है तो प्लेटलेट्स सक्रिय होकर रक्त का थक्का बनाती है, जहाँ की यहाँ पर PTE जैसी बीमारियाँ में प्लेटलेट्स अधिक सक्रियता होती है। इसमें अत्यधिक थक्के बन जाते हैं, जिससे यहाँ पर मृत्यु का खतरा उत्पन्न होता है। नैनोजाइट्स के बारे में, ये नैनो इस तरह के पदार्थ हैं जिसमें यहाँ पर प्राकृतिक एंजाइम जैसे गुणधर्म होते हैं। प्राकृतिक एंजाइम की तुलना में इनमें कई विशेष लाभ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर उत्प्रेरक क्षमता, कम लागत, अधिक स्थायित्व, आसानी से बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। तो ये सब यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं, नैनो उर्वरक क्या होगा। नैनो उर्वरक में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को कोऑपरेटिव लिमिटेड ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक केंद्र यहाँ पर स्थापित करेगा, ठीक है। तो इफ्को ने 2021 में दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया उर्वरक लॉन्च किया था। फिर बाद में 2023 में नैनो DAP लॉन्च किया गया। नैनो उर्वरक के बारे में देखते हैं। नैनो उर्वरक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें नैनो आकार की सामग्री 100 नैनोमीटर या उससे कम में लपेटा या कोट किया जाता है, ठीक है। इनमें पोषक तत्व धीरे धीरे नियंत्रित रूप से मिट्टी में घुलते रहते हैं, राइट। वैसे पूछेगा नहीं, हटाते हैं इसको, ये नहीं पूछेगा आपसे नैनो उर्वरक के बारे में। देखो आपको यहाँ से इसमें पॉइंट उन्होंने नहीं दे रखे हैं, वही मैं कहता हूँ कि उन्होंने देखो पूरे पॉइंट को कवर नहीं किया, थोड़ा थोड़ा पॉइंट यहाँ पे लिया और इतना में पूरा कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आप नहीं कर पाओगे पेपर में, ठीक है। अभी आपसे उन्होंने टॉपिक भी बहुत सारे कम किए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक। आप किसी ने यहाँ पर मैसेज किया हुआ है कि सर यहाँ पर जो साइंस टेक्नोलॉजी है PT 365 से ही पूरी कवर हो जाएगी क्या। नहीं कवर होगी, बिल्कुल नहीं। आप सोचो कि एक हमारा करंट अफेयर्स PT 365 से ही सिर्फ कवर हो जाए तो नहीं होगा। आप नोट करके रख लो, नहीं होगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं टॉपिक आपके सामने दिखा रहा हूँ,
जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दिखाया था, गूगल करके दिखाया ऊपर, ठीक है, कितने पॉइंट वहाँ दे रखे हैं, सिर्फ वहाँ पर ऊपर 2 पॉइंट दे रखे थे इस मैगजीन में, ठीक है। और यहाँ पर देखो नैनो, यहाँ पर उर्वरक, जबकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं किया सकता इस यहाँ इतनी 3 लाइनों से, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पे पॉइंट इसके होंगे, जैसे कि नैनो उर्वरक है, आपको जाकर गूगल करोगे बहुत सारे पॉइंट इसके मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता अभी, तो यहाँ से आप खुद से गूगल करोगे पॉइंट, जैसे मैंने आपको दिखाया वो पॉइंट आप इसके नोट करो, इंपॉर्टेंट जो है। और यहाँ पर देखो क्या करूँगा, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए मैं, जैसे अभी मैं बता भी चुका हूँ PIB, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, और डाउन टू अर्थ है, उसको लेकर के हमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे, टॉपिक तो रहेंगे, टॉपिक तो आपको पढ़ने का समय नहीं रहेगा करीब फरवरी मार्च के बाद, तो मैं सिर्फ इन सब के MCQs बना के आपको पूरा दूंगा, एक एक करके MCQs पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और वहाँ पर सॉल्व भी कराऊंगा, जो जो टॉपिक छूटे हैं आपके छूट रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको जरूर करना है, और यहाँ से जो PT 65 पे ये भी करना है, तो इस टाइप से आपको दोनों चीज़ें करोगे तो कंप्लीट होंगे, ठीक है। एक बात और, मैंने UPSC के लिए पेपर भी कराया हुआ था, पेपर नंबर कौन सा है बता देता हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी का करंट का, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का मैंने करंट का पेपर कराया हुआ था एक, बता देता हूँ कौन सा है, साइंस टेक्नोलॉजी सेकंड फर्स्ट, मैंने टेस्ट नंबर 14 कराया था, 14 नंबर, ठीक है। टेस्ट नंबर जाके 14 आप देखोगे तो वहाँ पर 100 क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी के सिर्फ करंट अफेयर्स बेस पे ही क्वेश्चन है 100, ठीक है। UKT का टेस्ट नंबर 14 कहाँ मिलेगा, ये यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पर UKT टेस्ट सीरीज में, उसमें आपको मिलेगा 14 नंबर टेस्ट, पूरा 100 नंबर करंट अफेयर्स पर आधारित है, पूरा दिया है वहाँ पर डेटा, आपके देखो, ठीक है। तो करीब 100 क्वेश्चन आप वहाँ से करो, और भी करीब 200-250 क्वेश्चन लेके आओ, करीब 500 से 600 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से कराऊंगा कवर, और राइट आते हैं। तो यहाँ से आपको नैनो उर्वरक को गूगल सर्च करके टॉपिक पढ़ना है। आगे आते हैं, ये आपका दूसरा होमवर्क है, पहला होमवर्क साथ मैंने कुछ और दिया था ऊपर, है ना, दूसरा होमवर्क जो भी होमवर्क है आप नोट करते रहो इसको। नैनो सल्फर, देखो नैनो सल्फर के बारे में बहुत कम चीज़ें दी हैं यहाँ पर, है ना, देख लेते हैं। ये पूरी तरह से हरित ग्रीन उत्पाद है, और इसमें यहाँ पर पादप संवर्धन वाले जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जो यहाँ पर एंजाइम्स और मेटाबोलाइट जो होते हैं ये स्रावित करते हैं। यह गुण इसे नैनो यूरिया और नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट जैसे अन्य नैनो उर्वरक से अलग करके इसमें नैनो सल्फर जीवाणु को कीटनाशक गुण प्राप्त होते हैं। तो ऐसे देखो जो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं इनसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको जाके ये भी टॉपिक को गूगल करना है नैनो सल्फर के बारे में, राइट। दूसरा होमवर्क है, तीसरा होमवर्क ये हो आपका अगला होमवर्क है, इसको जाके कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट वहाँ से करो, ठीक। आगे आते हैं, आगे देखते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्होंने यहाँ पर इसको बहुत छोटे से दिखाया हुआ है। मेटल ऑर्गेनिक यहाँ पर फ्रेमवर्क है, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। देखो यहाँ पर ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, वे पता होते हैं, जो यहाँ पर धातु एन जैसे तांबा आदि, ठीक है। ये क्या है, जोड़ों और यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट्स की तरह काम करेंगे। कार्बनिक अणु जो होते हैं इसमें कार्बन आधारित अणु जैसे कि कोयला, ग्लूकोज आदि यहाँ पर होते हैं, और ये जो कड़ियों सेतुओं की तरह यहाँ पर काम करते हैं, जो धातु के सब आपस में जोड़ देते हैं, है ना, कड़ियों की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कुछ, क्या पूछेगा इससे, ये कुछ नहीं पूछेगा, इससे हटाते हैं इसको, इसमें खास कुछ नहीं दे रहा है, बस एक ये पढ़ सकते हो MOF ये क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर रसायन विज्ञान क्षेत्र में से नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। कौन सा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। एक बार अगर चाहते हो तो आप जाके गूगल इसको करो, क्योंकि यहाँ पर इसमें चीज़ें कुछ खास नहीं दे रखी हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ना, ये तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा MCQs, वहाँ से आपको वर्क कर सकते हो। अगर आपको भी पढ़ना है तो इस टॉपिक को भी जाके आप गूगल पे करो और टॉपिक पॉइंट को इंपॉर्टेंट लिखो, ठीक है। अभी कभी जस्ट जैसे मैं करा रहा हूँ सीधे से पॉज करो वीडियो, जाके कुछ पॉइंट लिखो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने वीडियो पे आ जाओ वापस, ठीक है। आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास पढ़ने दे रखे हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इसमें दिया गया था, ठीक है। आगे आते हैं, मुख्य विशेषता क्या होती है इसकी। देखो मुख्य विशेषताओं में दे रखा है कि इसका अर्थ है कि यहाँ पर ये भी कुछ नहीं पूछेगा, इससे हटाते हैं। मुख्य अनुप्रयोग यहाँ पर दे रखे हैं इसके, देखो यहाँ पर अनुप्रयोग दे रखे हैं। अगर यहाँ पर अनुप्रयोग आपको मिलेंगे गूगल पे तो वो नहीं लिखना है, कुछ यहाँ पर चीज़ें समझ के आपको देखना है कि क्या यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि अनुप्रयोग यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, यहाँ ठीक लिखे हुए, खाद्य प्रसंस्करण के रूप में, ठीक है, प्रदूषक नियंत्रण के रूप में, दुर्लभ और भूतत्व के रूप में, गैस भंडारण के रूप में, और शुष्क वायु जल संरक्षण के रूप में। देखो प्रदूषण नियंत्रण में कैसे करेंगे, प्रदूषित जल से प्रदूषकों में जैसे PFAS एंटीबायोटिक्स को निकाल कर यहाँ पर अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रदूषण अलग हो जाएगा इसमें। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हो हेडिंग वाले। बाकी आप जाके थोड़ी सी चीज़ें गूगल करोगे, देखोगे, समझोगे क्या ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपको और समझ आएगा वहाँ से। तो 3 चीज़ आपको होमवर्क करनी है, राइट, आपको तीनों को नोट करना है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है, नोट कर लेना इनको, राइट।
अगर बोलोगे तो मैं भी टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे इन सभी के, राइट। अगर इन सब के टॉपिक आपको चाहिए, अगर आपको मिल रहे हैं, ये नोट कर पा रहे हो तो ठीक है, से आपको भी कुछ मेहनत करना है, सर्च करना है, ढूंढना है, ठीक है। गूगल से ही करना, ज़्यादा नहीं जाना है कहीं। अगर नहीं मिलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करोगे, जो मैंने 3 टॉपिक बताया, तीनों टॉपिक को आप लिखो, लिख के मेरे को यहाँ पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको उसका बना के PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। बस टॉपिक आपको लिखने होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं याद रहेगा ना कि मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको बनाया। वो टॉपिक का नाम और नंबर लिख के बता देना मुझे। आगे आते हैं, फिलहाल आप भी कोशिश करना। इलेक्ट्रिक वाहन नीति आयोग ने अपने पहले इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स की शुरुआत की है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में देखते हैं यहाँ से। जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लॉन्च किया गया है। ये राज्यों के लिए अपनी तरह का यहाँ पर पहला बेंचमार्क टूल होगा, जो यहाँ पर राज्यों की तुलना में अपने प्रगति का आकलन करने की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। ये इंडेक्स 3 प्रमुख श्रेणियों जैसे 16 प्रदर्शन सूचकांक है, संकेतक उस पर आधारित होता है, आकलन करता है। परिवहन प्रणाली के विद्युतीकरण में प्रगति, चार्जिंग और संरचना, इसमें इसका नवाचार दिखाएगा। वैसे कुछ खास नहीं है इसमें, हटाते हैं। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में ये क्या है, देखो बैटरी, ये पूरी तरह से बैटरी से चलते हैं, पहली बात तो ये हाइब्रिड EV, इसमें यहाँ पर इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। फ्यूल सेल, अभी जैसे बहुत लोग कोचिंग वाले क्या करते हैं, हाइब्रिड यहाँ पर हाइब्रिड मोड में टेस्ट सीरीज कराते हैं, तो मतलब कहने का हाइब्रिड मोड करने का मतलब टेस्ट सीरीज करेंगे, तुमको समझाएंगे चीज़ें उसकी, है ना, वो हाइब्रिड मोड होता है। तो यहाँ पर हाइब्रिड मोड ये हो गया इसका। फ्यूल सेल क्या होता है, EV, इसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, बिजली बनती है जिससे, इसका उपयोग वाहन चलाने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। प्लग इन हाइब्रिड, इसमें यहाँ पर इंजन और रिचार्जेबल बैटरी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बैटरी EV के प्रमुख घटक क्या होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, इन्वर्टर, बैटरी, मोटर कंट्रोल, ठीक है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। कार प्रणाली क्या होगी, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए पास से जो DC है AC में परिवर्तित कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये बात याद रखना कि इसको DC से AC में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। नोट यहाँ पर दे रखा है, नोट को देख लेना है, बस यहाँ से इतने पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में देखना है, राइट। आगे आते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं MCQs में आपको कराऊंगा। भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे PM ई ड्राइव योजना स्टार्ट की गई है, PM ई बस सेवा स्टार्ट की गई, इसके अंतर्गत क्या होगा, ठीक है। और PLI एडवांस केमिस्ट्री सेल स्टार्ट किया गया है, इवोल्यूशन स्टार्ट किया गया, इसका क्या यहाँ पर इवोल्यूशन होगा, है ना। और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको स्टार्टअप्स के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम होगा। और अन्य एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट है इसके जो लेकर के उठाए गए कुछ कदम है। व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या है, ये केरल राज्य द्वारा विद्युत बोर्ड को लेकर के इसमें जो परियोजना शुरू की गई थी। V2G टेक्नोलॉजी के बारे में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी टेक्नोलॉजी भी दी गई है, इसी टेक्नोलॉजी को पढ़ोगे, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको पढ़ना है और नोट करना है, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी है, आपसे बोलेगा ये कहाँ यूज़ की गई है हाल ही में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ो, और ये बोले ग्रिड की स्थिरता को सुधार करने के लिए यहाँ पर इसको उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। और अच्छे ऊर्जा के एकीकरण बनाने में डिमांड रिस्पॉन्स, मार्केट को समर्थन देने के लिए भी इसको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हो, अच्छे पॉइंट है। आगे आते हैं, हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम, ये क्या है, इसमें देखते हैं आगे। हाँ, हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम के बारे में अवधारणा क्या है, ये मूल रूप से मैग्नेटिक लेविटेशन मैगलेव प्रणाली है, जिसमें यहाँ पर पॉड्स कम दबाव वाली ट्यूबों के लिए जारी अल्ट्रा हाई स्पीड यात्रा करते हैं। इसी कारण प्रणाली के मुख्य घटक क्या होंगे, हाइपरलूप एक यहाँ पर सीलबंद ट्यूब पर काम करेगी, जिसमें यहाँ पर बहुत कम हवा का प्रतिरोध होता है, अतः यहाँ पर निर्वात और मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से जो प्लॉट्स होते हैं उसमें, जब पॉट्स होते हैं उसमें ट्रैक को कुछ ऊपर तक हवा रखकर बनाया जाता है, ठीक है। ये नहीं पूछिएगा आपसे, हटाओ इसको। ये 2 पॉइंट आपको याद रख, पहला पॉइंट आपको याद रखना है ये वाला सिर्फ, अवधारणा बस। और एक बार फिगर देख लेना है कैसे काम करता है, हाइपरलूप के घटक क्या होते हैं। इसके घटक में हाइपरलूप ट्यूब, बैटरियाँ, सीटें, परिवहन व्हीकल, मैग्नेटिक लेकर, तो ये सब एक बार फिगर देखोगे तो याद हो जाएगा, है ना, 6 पॉइंट। और आपको ये ऊपर जो दे रखा था हाइपरलूप के सिस्टम के बारे में 1 पॉइंट ये देखना है, और कुछ नहीं देखना है, ये सब कुछ काम का नहीं है। आगे इसके प्रमुख घटक ये यहाँ पर देख सकते हो, जैसे क्या स्टील ट्यूब्स, प्रेशराइज यहाँ पर कैप्सूल होता है ना, एयर फ्लो करके जो कंप्रेसर होता है वो, और एयर बेरिंग जो सस्पेंशन होता है। लाभ क्या हो सकते हैं इसके, लाभ यहाँ पर देख सकते हो ये। तो 3 पॉइंट ये, 4 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ऊपर मैंने बताया था, उतने पॉइंट को लेकर के आपको ये खत्म करना है, ठीक है। डीप ओशन मिशन क्या है, डीप ओशन मिशन के बारे में यहाँ से क्या पूछेगा इसमें,
समुद्रयान मिशन, डीप ओशन मिशन के अंतर्गत समुद्रयान जो मिशन है इसको देख लेते हैं। समुद्रयान मिशन भारत के डीप ओशन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या पर इस मिशन के तहत मानव युक्त पनडुब्बी जो मत्स्य हैं इसको जल को 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचाना और महासागर में अध्ययन करना, इसको काम होगा समुद्रयान मिशन का। डीप ओशन मिशन के प्रमुख घटक क्या हो सकते हैं? डीप ओशन मिशन के प्रमुख घटक है कि गहरे समुद्र खनन में मानव युक्त पनडुब्बी के लिए प्रायोगिक विकास करना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के सलाहकारी सेवाएं विकास देना, गहरी समुद्री जैव विविधता के अन्वेषण को संरक्षण करना और गहरे समुद्र में सर्वेक्षण को अन्वेषण करना, महासागर में ऊर्जा और ताजे जल को देखना, समुद्री जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर उन्नत समुद्री स्टेशन देखना। तो 6 पॉइंट यहाँ पर डीप ओशन मिशन के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी आपको समुद्रयान मिशन के बारे में 2 पॉइंट ये देखने हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आपके हो गए, 2 टॉपिक हो गए एक तरह से। आगे मत्स्य 6000 के बारे में देखते हैं। क्या मत्स्य जो 6000 ये क्या है? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी था मत्स्य 6000 ये क्या है। देखिए यहाँ पर ये गहरे महासागर में अध्ययन करने वाला भारत का चौथी पीढ़ी का मानव युक्त स्वचालित विमान पनडुब्बी पोत होगा एक। ठीक है, इसे क्या होगा? राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये पोत समुद्र के भीतर सामान्यतः 12 घंटे तक के आपातकालीन स्थिति में भी 96 घंटे तक रह सकता है। 12 घंटे तक, और वैसे आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक रह सकता है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट है मत्स्य 6000 के बारे में। ठीक है, कितनी चीज़ें पढ़नी? 3 आपको ये पढ़ने पॉइंट। डीप ओशन मिशन के प्रमुख घटक पढ़ने के घटक हो सकते हैं, और समुद्रयान मिशन के बारे में 2 पॉइंट आपको ये पढ़ने। आगे आते हैं नोडल मंत्रालय इसका क्या होगा? देख सकते हो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। उद्देश्य इसका क्या है? ये 2 पॉइंट और ऐड कर लो। ठीक है, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, इसके बारे में, इसमें क्या है? RDI के बारे में। देखो इसके तहत यहाँ पर जो नोडल विभाग होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग होगा। ठीक है, यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है। 2019-20 में उसने क्वेश्चन ऐसे पूछे थे कि यहाँ पर सीधा सा यहाँ पर मंत्रालय दे दिया था, और ये मतलब सीधा सा यहाँ पर हेडिंग दे दी थी और मंत्रालय पूछ लिया था। जैसे बोलेगा अनुसंधान विकास और नवाचार मंत्रालय किस योजना या किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, सीधा सा आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आएगा। राइट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा देखते हैं, पूछेगा क्वेश्चन कैसे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है। वैसे देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको MCQs में कवर करा दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसका टेंशन नहीं लेना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन छूट गया है, नहीं। MCQs आपको सब पूरे टॉपिक से ही मिलेंगे, कोई पेपर में टॉपिक आए या नहीं आए। ठीक है, मैंने सबके MCQs बनाए इसी वजह से कि MCQs से चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। यहाँ से अगर मान लो इंपॉर्टेंट नहीं है, भले MCQs मैंने बना दी कि हमको अंदर से सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन टॉपिक छुड़वा दिया तो पता नहीं क्या होगा आगे, है ना। ऐसा नहीं सोचना है आपको। यहाँ से इधर से आपको MCQs मिल जाएगा, तो करीब 2 MCQs यहाँ से मिलेंगे आपको। राइट, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं खास दिख रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने आपको नोडल विभाग बताया क्या इसकी एजेंसी को लेकर के, पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो नोडल विभाग था ये तो यहाँ पर मैंने बताया यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन और तो बहुत सारी बातें ना, उतनी बातें अपनी कवर कर सकते हो, सिर्फ MCQs में इसको कवर करोगे। ठीक है, देखो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पेपर में आने की उम्मीद कम है, उनको सिर्फ आपको MCQ से ही कवर करना है। राइट, इसमें टाइम इतना नहीं देना है नोट्स बनाने का। आगे आते हैं टॉपिक 8.9 एंड महत्वपूर्ण सुर्खियां। महत्वपूर्ण सुर्खियों में यहाँ पर आपको देखना है, इसमें साउंड डिटेक्शन रेंजिंग क्या होती है। साउंड डिटेक्शन रेंजिंग है सोडार, उसके बारे में देखो। सोडार क्या है? एक कार ध्वनि स्पंदों को भेजकर उनके बाद जो लौटने वाले सिग्नल तीव्रता है उसके आवृत्ति को, निगरानी को, चीज़ों पता लगाता है। विशेष रूप से निचले वायुमंडल की पवन विशेषताओं और तापमान संरचना का निर्धारण करता है। बस थोड़ा सा ये पॉइंट आपको नोट करना है सोडार के बारे में। आगे ये पूरा नहीं लिखना है, ऊपर जो लिखा है आपको सोडार सिर्फ लिखना है, और यहाँ पे ये बात एक लिखनी है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो, वाली सेकंड वाली बात भी इंपॉर्टेंट है इसकी, कि कोहरे परत ऊंचाई को लेकर के यहाँ पर इसकी जानकारी प्रदान करेगा। हंस 3 क्या है? हंस 3 के बारे में आप देखोगे, ये अत्याधुनिक ईंधन दक्ष यहाँ पर रॉकेट्स एक्सपोर्ट इंजन से संचालित होता है। लाभ क्या होगा? ये वेब बड़े पैमाने पर फ्लाइंग ट्रेनिंग इकोसिस्टम की सुविधा प्रदान करेगा। ये भारत के विनियामक क्षेत्र की मजबूती प्रदान करेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम होगा। दोनों बातें आपको ये करना है। अगला कवच क्या होगा? कवच एक यहाँ पर स्वचालित रेलवे सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, जिसे ट्रेन सुरक्षा और दक्षता के लिए डिजाइन किया गया था। कार्य से क्या होगा ये सब देख सकते हो। ठीक है, ब्रेक लगाकर यहाँ पर लोको पायलट को रोकने में मदद करना, हर मौसम में काम करने को सक्षम बनाना। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप देख सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ सर्दियों के मौसम में, है ना, याद रखना है। आगे यहाँ पर है शिंकानसेन तकनीकी। ये क्या है? शिंकानसेन तकनीक जापान के हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद उच्च गति, उच्च क्षमता, हाई फ्रिक्वेंसी वाली एक प्रणाली मानी जाती है। इंपॉर्टेंट बात है।
इसकी विशेषता क्या हो सकती है? हाई स्पीड ट्रेन के लिए यहाँ पर समर्पित यहाँ पर ट्रैक होना चाहिए, ठीक है। और अग्रणी आकार जो है ये एरोडायनामिक अनुकूलन वाहन, शोर में कमी, ये सब यहाँ इसके विशेषताएं हो सकती है। इसमें शोर में कमी होती है और एरोडायनामिक अनुकूलन होता है इसमें, ठीक है। तो देख सकते हो की पॉइंट थोड़े थोड़े से एक एक लाइन के नोट कर सकते हो। तीन पॉइंट में आपके सब टॉपिक छोटे छोटे खत्म हो रहे हैं। आगे ये क्या ब्लैक बॉक्स है। ये क्या ब्लैक बॉक्स के बारे में, ये मैंने ऊपर पढ़ा हुआ था, है ना, उड्डयन मंत्रालय में। ये क्या है? यहाँ पर विमान की उड़ान और दुर्घटना के समय यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इसमें दो यहाँ पर महत्वपूर्ण फ्लाइट रिकॉर्डिंग डिवाइस होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और यहाँ पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये चमकीले रंग नारंगी रंग का होता है ताकि यहाँ पर दुर्घटना के बाद आसानी से दिखाई जा सके, ठीक है। ये कलर याद रखना है इसका। सामग्री इसे मजबूत धातुओं जैसे स्टील और टाइटेनियम से बनाया जाता है और यह अत्यधिक गर्मी या ठंडी में भी सुरक्षित रहेगा। तीनों पॉइंट यहाँ से चारों पॉइंट महत्वपूर्ण है इसके। आगे अल्टर मैग्नेट्स। ये क्या है? मैग्नेट्स। इसकी परिभाषा देखो, देखते हैं इसके। अल्टर मैग्नेट्स एक प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है जो फेरोमैग्नेट्स और एंटी फेरोमैग्नेट्स की दोनों की विशेषताओं को मिलाकर बनता है। फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं? इनमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को स्पिन की दिशा में संरेखित होते हैं, जिसमें यहाँ पर मजबूत चुंबक पैदा होता है, ठीक है, चुंबकत्व पैदा होता है। एंटी फेरोमैग्नेट क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों के स्पिन विपरीत दिशाओं में संरेखित होते हैं और जो एक दूसरे को काट देते हैं और परिणामस्वरूप कोई बाहरी चुंबकत्व नहीं होता इसमें। तो दो याद रखने, फेरोमैग्नेट्स और एंटी फेरोमैग्नेट्स क्या है ना। विशेषता क्या होती है? एंटी फेरोमैग्नेट्स की तरह यहाँ पर विपरीत दिशाओं में स्पिन प्रदर्शित करते हैं, कोई चुंबकत्व इसमें नहीं होता है। इनकी यहाँ पर अद्वितीय क्रिस्टल समरूपता के कारण यहाँ पर फेरोमैग्नेट्स के समान तीव्र आंतरिक स्पिन ध्रुवीकरण दिखाते हैं। ये पॉइंट नहीं नोट करना, हटाना है, ठीक है। सिर्फ आपको पहले पॉइंट इसका विशेषताओं को नोट करना है। आगे आते हैं। आगे बोल रहा है एक्सेलेरोमीटर। ये क्या है? एक्सेलेरोमीटर के बारे में। एक्सेलेरोमीटर एक संवेदन उपकरण है जो त्वरण मापता है और यहाँ पर मानव की गति को बारंबारता तथा तीव्रता का पता लगाता है। कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या होगा इसमें, कैसे काम करती है, ये देख रखा है ना। न्यूटन के जो द्वितीय नियम है इसको लेकर के यहाँ पर इसमें बराबर होगा। न्यूटन का जो दूसरा नियम है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान या त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, राइट। मापन क्या होगा? ये मापन नहीं पूछेगा, उपयोग पूछ सकता है। आपको दो पॉइंट ही देखने और उपयोग देख लेने, क्या इसका उपयोग, जैसे कि डिजिटल उपकरण के रूप में स्मार्टफोन और कैमरे को घुमाने को लेकर के, वाहन के रूप में कर सकते हैं, है ना, और ड्रोन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, तीन चीज़ों में। आगे विलवणीकरण जो प्रौद्योगिकियाँ इसमें मुख्य विलवणीकरण जो प्रौद्योगिकियाँ इसमें क्या है? थर्मल प्रौद्योगिकी। इसमें यहाँ पर खारे पानी को गर्म करके उसमें संग्रहित वाष्प को एकत्र करके यहाँ पर शुद्ध पेयजल प्राप्त किया जाता है। उपयोग क्या होगा? मुख्य रूप से समुद्री जल में विलवणीकरण होना, ठीक है, इसका उपयोग होगा। और उदाहरण के लिए लक्षद्वीप में लो टेम्परेचर थर्मल डिसिलेशन संयंत्र स्थापित करना। ये उदाहरण नहीं पूछेगा आपसे। दो बातें आपको यहाँ से थर्मल प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी क्या होती है? मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी आपको देखना है कि यहाँ पर इसमें जल में जो घुलित ठोस पदार्थ है उसको छानने के लिए जल को पंप के जरिए अर्धपरकम जो मेम्ब्रेन झिल्ली है उसे गुजारा जाता है, ठीक है। दो पॉइंट आप ऐसे देख सकते हो, दो तीन पॉइंट ये मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी के बारे में और यहाँ पर थर्मल प्रौद्योगिकी के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। ये क्या है? इसके बारे में यहाँ से पढ़ना है। ये यहाँ पर समन्वित तकनीकें एक यहाँ पर अंतर्निहित समूह होता है। ये ड्राइवर को अपने वाहन से अधिक सुरक्षित चलाने को लेकर मानवीय जो त्रुटि होती है उसको बचने से मदद करता है। इसमें पैदल यात्रियों की अवस्थिति को समझाने के लिए लेन डिपार्चर तकनीकी जैसे यहाँ पर चेतावनी को लेकर रडार जैसे जो कैमरे है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, स्वचालित इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, पार्किंग सहायता, ये सब यहाँ पर शामिल होते हैं। तो देखो क्या करना है आपको, ये पॉइंट एक ये वाला है ना, और एक पॉइंट पहला, बाकी आपको ये भी वैसे थोड़ा बहुत है, एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्लैक से इसमें लिखा हुआ है सिर्फ वो पॉइंट आप नोट करो। ADAS के बारे में 1 2 3 बस 3 पॉइंट से खत्म कर दो इसको, ठीक है। फुल फॉर्म जरूर लिख लेना इसका, वरना क्वेश्चन आप पूछेगा पेपर में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम क्या है। आप सोचोगे मैंने ADAS पढ़ा था, पता नहीं क्या पढ़ा था, है ना। तो ये जो फुल फॉर्म है ये जरूर आपको याद रखना है। आगे आते हैं। आगे 8.9.10 बायो स्टिमुलेंट। हाँ, परिभाषा क्या होगी इसकी, डेफिनेशन। बायोस्टिमुलेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं या सूक्ष्मजीव जिनका कार्य पौधे और यहाँ पर राइजोस्फीयर क्षेत्र से जुड़ा लागू करना, प्राकृतिक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करना ताकि पौधे की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और इसकी कार्य की पोषक सामग्री
स्वतंत्र हो सके। ठीक है, ये उर्वरकों के क्या है विपरीत, एक यहाँ पर सीधे पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं करता, इसमें कीटनाशकों के विपरीत ये कीटों को नियंत्रित करेगा नहीं करेगा। बायो स्टिमुलेंट्स जो होते हैं इसमें कुछ अलग अलग दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर इसके अतिरिक्त दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें उर्वरक अकार्बनिक कार्बनिक का मिश्रण होता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। बायो यहाँ पर स्टिमुलेंट्स जो होते हैं इसके कुछ यहाँ पर सुधार है, क्या यहाँ पर इसमें क्या यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, तो 1 2। ठीक है, पौधों की यहाँ पर पोषक तत्व उसके यहाँ पर उपलब्धता को लेकर के सुधार कर सकते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट इसके नोट करो आप, राइट। अच्छे, एग्रीएनिक्स प्रोग्राम ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत यहाँ पर शुरू की गई एक पहल होगा। ठीक है, इसे यहाँ पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग कोलकाता द्वारा नोडल के रूप में, ये पूरा नहीं पढ़ना था उसको, आगे आते हैं। मीटर कन्वेंशन ये क्या होता है, मीटर कन्वेंशन 1975 के बारे में, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बांट माप ब्यूरो की स्थापना की गई थी ताकि यहाँ पर सार्वजनिक माप प्रणाली विकसित की जा सके और संचालित की जा सके। महत्व क्या होगा इसका, महत्व माप विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और यहाँ पर अनुसंधान व्यापार आदि को लेकर मापों की वैश्विक एकरूपता को सुनिश्चित करना होगा। भारत इसका एक सदस्य है। ठीक है, तो ये बातें आपको 2 करीब बातें यहाँ से पढ़नी है मीटर कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, आगे आते हैं। आगे से टॉपिक खत्म हो गया और टॉपिक यहाँ पर इसमें नहीं है, लास्ट था ये, राइट। तो यहाँ से देखो आपने जितने भी टॉपिक आज कवर किए 7 और 8, है ना, इन सबको यहाँ पर जाके थोड़ा सा डीप में जो मैंने बताई चीज़ें वो देखनी है ना, और एक एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट करके अपना नोट्स बनाना है, जैसा भी करना है। एक बार जब भी पढ़ोगे, जैसे कि आप यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, ये पूरा आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने माइंड में यहाँ पर सोचो कि हाँ यहाँ पर जो एग्रीमेंट्स या फिर तो मैंने छोड़ा है टॉपिक मीटर कन्वेंशन है, तो यहाँ पर इसका अभी किया गया था, तो मीटर कन्वेंशन यहाँ पर 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जाके एक बार गूगल भी करना है इस चीज़ को, ये मैं बताना भूल गया आपको, मीटर कन्वेंशन आपको गूगल करना है, करीब गूगल करने वाले आपकी 3 से 4 चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें आपको जाके पढ़ना है। क्या यहाँ पर था 150वीं जयंती में क्या इसका इंपॉर्टेंट दिया गया था, क्या इसमें किया गया, तो एक एक बात आपको पढ़नी है इसकी। ठीक है, डीप में और जाके आप सोचो कि PT 365 से ही सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, आपका साइंस टेक्नोलॉजी पूरा, क्योंकि मैंने आपको 100 क्वेश्चन अभी कराए हुए हैं साइंस टेक्नोलॉजी के, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने टेस्ट नंबर बताया आपको, टेस्ट नंबर 14 कहाँ पर, UKT का टेस्ट नंबर 14 में कराया, पूरे करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। ठीक है, और अभी मैं आपको कराऊंगा कम से कम 200 300 400 क्वेश्चन, जितना मैं पॉसिबल हो सकेगा उतने क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा साइंस टेक्नोलॉजी के। ठीक है, जो महत्वपूर्ण होंगे PIB और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ से, क्योंकि यहाँ पर MCQs में इसलिए कराएंगे क्योंकि यहाँ पर MCQs के माध्यम से कवर कर सकते हो। अभी फरवरी लास्ट तक मैं कराऊंगा, तो अभी नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास करने के लिए, है ना। तो MCQs के माध्यम से इस चीज़ को कवर कर पाओगे। और इस सबको रिवीजन कैसे करना है, मैं रिवीजन के लिए पूरा आपका सोर्स बना रहा हूँ, इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ, डेली टारगेट अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चलोगे कि हाँ क्या क्या चीज़ आज हमको पढ़नी, क्या क्या चीज़ें खत्म करनी, तो आपको चीज़ें आसानी से खत्म हो पाएंगी वो। ठीक है, तो जुड़े रहिए, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे कुछ अपडेट रहता है या कुछ नोटिस या नोटिफिकेशन रहता है, मैं आपको देता रहता हूँ। राइट, एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।